ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज आपको दो चीजें हम करवाएंगे। सबसे पहले क्या है, आज हम लोग नेशनल इनकम जो हमने स्टार्ट किया था तो जीडीपी हमने समझा दिया, तो जीएनपी बाकी है और उसमें और थोड़े से पोर्शन बाकी है। उसको करवाने के बाद हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो हमने जो मंडे से या उससे पहले से जो क्लासेस हम लोग करवा रहे हैं, तो उसके जो जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनके हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे आज, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ही। तो जितना हम करवा चुके हैं, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो चले स्टार्ट किया जाए, सभी ज्वाइन कर जाइए। टाइम आज थोड़ा हम पहले ही स्टार्ट कर दिए, तो जल्दी से ज्वाइन कर कीजिए सभी, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मरते, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, जल्दी से, टाइम नहीं है, फटाफट ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जीएनपी के बारे में करेंगे, क्योंकि जीएनपी हमारा हुआ नहीं था, है ना, तो हम जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से। ओके, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। साउंड ठीक है? आपके वॉइस क्लियर आ रहा है? साउंड सुनाई दे रहा है? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, साउंड क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। चलो, तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट एक जो पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का, और इसमें क्वेश्चंस जीडीपी से लास्ट ईयर आए थे और इससे पहले भी जीडीपी से कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उससे हम करवाएंगे। तो हमने इससे बात किया था कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने के लिए आपके दो प्रोसेस है, सॉरी कितने, दो प्रोसेस है। कौन से है? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो था, हमने जीडीपी बताया था। तो हमने बताया जीडीपी जो है वो 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले टाइम जो है 1 ईयर है, फिर आपका पॉलिटिकल बाउंड्री में, मतलब भारत की जो टेरिटरी है उसमें, फिर थर्ड जो है वो आपका क्या था, हमने गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, एंड फोर्थ वन इज फाइनल प्राइस। इन 4 चीजों पे हमने डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जीएनपी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आई होप आपको सबको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन एपीएसएसबी की तरफ से आया है, जिसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर यूनिफॉर्म सर्विस के रिगार्डिंग है। 984 टोटल पोस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो वो कांस्टेबल जो है, आईआरबीएन कांस्टेबल, फिर सिविल पुलिस मेल फीमेल दोनों ही है, फिर आपका बर्गलर है कांस्टेबल, और उसके बाद फिर आपके फायरमैन, स्पेशल टाइगर गार्ड, ये सारे पोस्ट हैं। तो बहुत सारे पोस्ट हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर यूनिफॉर्म जिनको पसंद है। तो अभी जो हम सीजीएल का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे लेवल थोड़ा कम ही होता है कांस्टेबल का, पर कंपटीशन बहुत हाई रहेगा क्योंकि सभी फिलअप करेंगे, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा आए हैं। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ताकि सीजीएल या फिर जो आपका ये कांस्टेबल वाला जो था, मतलब जो अभी है, जो एग्जाम आपका 5th नहीं 10th को है, 10th मई को है ना, 10th मई को एग्जाम है, और सीजीएल का एग्जाम 31 मई को है। तो मई में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो अच्छा, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है एपीएसएसबी की तरफ से, और ये साल भी अच्छा ही है। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में आइए। जिनको कोई भी प्रॉब्लम होता है हमें कांटेक्ट कीजिए, और क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। इससे पहले हमने जीडीपी के बारे में बताया था, आज हम जीएनपी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जीडीपी है वो क्या था, डोमेस्टिक, मतलब भारत के अंदर ही है, बाहर नहीं। लेकिन इसमें हम क्या बात करेंगे, यहां पर क्या क्या है, यहां पर है आपका जियो है,
यहां पर आपका फिर आपका क्या है, गोदरेज आ जाता है ना, गोदरेज आता है। फिर आप क्या इसमें है, इसमें आपका आ जाएगा टाटा आ जाएगा, है ना। इसमें और क्या आ सकता है, इसमें बिरला आएगा, टाटा, ठीक है, बिरला हो गया। फिर इसमें अदानी आ सकता है, और भी ऐसे जितने भी इंडियन ब्रांड है उनको, ठीक है, समझ में आ गया। तो जीएनपी क्या बोलता है कि सिर्फ ओनली इंडियन ब्रांड्स। जीडीपी क्या बोलता है, भारत के बाउंड्री के अंदर में जो भी चीजें आएंगी, चाहे वो फॉरेन ब्रांड हो या इंडियन ब्रांड्स हो, उन सबको इंक्लूड करता है। जीएनपी ऐसा नहीं करता, जीएनपी सिर्फ इंडियन ब्रांड्स को क्या करता है, ऐड करता है। अभी बात यह आ जाती है कि ये सिर्फ तो इंडियन ब्रांड से पॉलिटिकल बाउंड्री में है, लेकिन टाटा क्या सिर्फ इंडिया में ही है? टाटा तो जर्मनी में भी है, या फिर दूसरे कंट्रीज में भी है। तो जो टाटा जर्मनी में है उसको किस में ऐड करेंगे, जीडीपी या जीएनपी में? देखो टाटा कहां पर है, जर्मनी में है, तो जीडीपी में तो नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री बोलता है, भारत का जो टेरिटरी है उसी के अंदर में होना चाहिए। तो ये तो बाहर है, जर्मनी में है, तो ये किसमें होगा, ये जीएनपी में ऐड किया जाएगा। किसमें ऐड किया जाएगा, जीएनपी में। क्लियर हुआ? तो जो टाटा जो है जर्मनी में है, वो कहां ऐड करेंगे हम इसको, जीएनपी में ऐड करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ गुड, हाँ विकी एकदम बिल्कुल सही है। जो ये जर्मनी में, टाटा जो जर्मनी में है, हम उसको कहां ऐड करेंगे, जीएनपी में ऐड करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ओके चलिए, तो हमने देखा कि जीडीपी और जीएनपी दो ऐसे मेथड है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट मेकिंग है ना। लेकिन आपको याद रखना होगा, जीडीपी जो है वो रियल फैक्ट्स नहीं बताता है। मतलब रियल फैक्ट्स मैं नहीं कहूंगा, आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें भारत कितना आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हमें याद रखना होगा कि हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हमें जीडीपी नहीं, जीएनपी पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो जितना जीएनपी बढ़ेगा उतना ही हमारे देश का क्या होगा, इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट होगा। इसीलिए नेशनल प्रोडक्ट है ना, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो जीडीपी की क्या जरूरत है, जीडीपी की जरूरत बहुत है, क्योंकि वो टैक्स पे करता है हमें। सबसे बड़ी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर यहां आते हैं तो हमारे लिए बहुत, जो सबसे बड़ी जो सुविधा हम कहेंगे, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है टैक्स पे करता है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ाता है, इसी वजह से हमें इनकी जरूरत है। तो दोनों की ही जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत हमें जीएनपी की है, इंडियन ब्रांड्स का आगे बढ़ना है। इसीलिए भारत सरकार ने एमएसएमई, किसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा क्या किया है, अभी प्रेफर कर रहे हैं। ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे हैं, टाटा बिरला अदानी गोदरेज, ये सब बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो अगर कभी भी इनको लॉस हो जाए तो ये रीजनरेट कर सकते हैं, वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, तो गवर्नमेंट इनको अपने तरफ से कुछ सुविधाएं देता है, टैक्स फ्री करता है, लोन देता है, बहुत कुछ हेल्प करता है, ठीक है। तो एमएसएमई क्या है, आज हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे इंडस्ट्रीज हैं, इनको हम कोटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। इन इंडस्ट्रीज का बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो अब बात करेंगे हम किसकी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो टोटल आपके 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका इनकम मेथड, और थर्ड है आपका वैल्यू एडेड मेथड।
which is also known as product method. प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड आ चुका है। 4 ऑप्शन थे जिसमें बोला गया था इनमें से कैसे हम एनआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन वाज प्रोडक्ट मेथड। तो इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। जल्दी से इसको खत्म कीजिए, ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम लोग आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझिए, इतना आपको इन डेप्थ नहीं पूछेगा, फिर भी इसको समझना जरूरी है। देखिए 3 मेथड है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड किसे कहते हैं? जब भी हम क्या करते हैं, कितना खर्चा हुआ है ना, हम टोटल इनकम में कितना खर्चा हुआ, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब देश में जब जो बिजनेस है वो बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस को माइनस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कितना हमारे इनकम हुआ है। तो लॉस को दिमाग में रख के कि कितना माइनस करना है, कितना कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें लॉसेस होते हैं, या फिर बिकता नहीं है या फिर डैमेज हो जाता है। आपने 10 बल्ब बनाए, 10 बल्ब में से 8 बल्ब ठीक चल गए, लेकिन 2 बल्ब क्या है, 2 बल्ब जो ऐसे थे जो फ्यूज हो गए या डैमेज हो गए, तो ये तो फिर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर के खाते में चला गया, है ना। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड बना सकते हैं, ठीक है। इनकम मेथड किसे कहेंगे? इनकम मेथड हम उन्हीं को कहेंगे जहां पर इनकम कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो है आपका इनकम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट मेथड की या वैल्यू एडेड मेथड की, जिसमें आपका ये थोड़ा सा इन डेप्थ है, फिर भी याद रखिएगा। वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आपके 1 साल में बिक रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका क्या बनता है, वैल्यू एडेड मेथड बनता है। तो ये 3 पार्ट है, इसको इन डेप्थ नहीं जाना है, आपको बस समझना है कि एनआई जो कैलकुलेट करते हैं उसके 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इसको याद रखिए बड़े ध्यान से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है? हमने देश का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, कितना वो इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, उन सब से अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका क्या, पर आपका जीडीपी, जीएनपी, है ना। हम नेशनल इनकम से क्या निकालते हैं, पूरे भारत में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो है आपका नेशनल इनकम, ठीक। अगर हम बात करें कि एक इंसान का कितना प्रॉफिट है, अगर आपको पूरे भारत का निकालना है, इंडिया का, पूरे इंडिया का निकालना है, पर्टिकुलर किसी एरिया का निकालना है, स्टेट का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम इस फॉर्मूले के अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे देश में या फिर हमारे स्टेट में कौन से एरिया में आप क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। मान के चलो अरुणाचल में निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल इनकम ऑफ द एरिया, ठीक है, उस एरिया में कितना इनकम है, वो टोटल इनकम ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो टोटल इनकम ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आपका एग्जाम में आया था, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूं। तो मान के चलो अरुणाचल में कितना इनकम है, तो कितना होगा, सपोज कि 200 रुपए है, पूरे अरुणाचल में आपका 200 है, या फिर ईटानगर में 200 है ना, पूरा एग्जाम्पल के तौर पे 200 है, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं,
तो आपको याद रखना है टोटल कितने लोग हैं, मान के चलो 20 है ना, 20 है। तो आप इसको काटेंगे, सॉरी, कितना हुआ 10, तो ये 10 रुपीज है, ठीक है। कितना हुआ 10 रुपए, तो मतलब हर एक पर्सन के पास ऑन एन एवरेज 10 रुपए होते हैं, ठीक है। याद रखिए पर कैपिटा इनकम आपको एग्जैक्टली कितना एक आदमी के पास कितना सैलरी है वो नहीं बता सकता है, बस एक एवरेज बताता है। तो पर कैपिटा इनकम के हेल्प से आप किसी भी एरिया का या फिर किसी भी कंट्री का आप इनकम निकाल सकते हैं, एक पर्सन का इनकम। ये क्या है, पर कैपिटा इनकम है, एक आदमी का इनकम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, समझ में आया? अच्छा, क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा है, क्लियर है? अभी क्लियर है? थोड़ा सा नेटवर्क भी, बहुत बारिश भी हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क भी डाउन हो सकता है, अभी ठीक है? तो पर कैपिटा इनकम आपको समझ में आया? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम ऑफ द एरिया। उस एरिया का टोटल इनकम क्या है, कैसे निकालेंगे भाई? बैंक से इजीली निकल जाता है, हमारा जो भी पैसा है वो बैंक में होता ही है, तो बैंक कैलकुलेट करके बता देगा आपको, है ना। दूसरी बात है टोटल पॉपुलेशन, उस एरिया में कितने पॉपुलेशन है। मैं मान के चलता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में 200 रुपए टोटल इनकम है, हमने बैंक से पता लगाया 200 रुपए कमाता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो पूरे ईटानगर में 200 रुपीज है टोटल जो इनकम है पूरे ईटानगर का। कितने लोग रहते हैं? 20, डिवाइड कर लो 10, तो ऑन एन एवरेज 10 रुपए हर एक इंसान के पास है जो ईटानगर में रहता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये हुआ आज का पर कैपिटा इनकम। समझ में आया? पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये है आपका पर कैपिटा इनकम। इसको बड़े ध्यान से याद रखिए, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही खत्म होगा आपको नोट्स भी मिल जाएगा। चलो, बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए गए हैं, नोट्स को पढ़िए और वीडियो को देखिए, उस पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपके डाउट्स है। तो ये था आपका चैप्टर नेशनल इनकम, और इसको अच्छे से याद रखिएगा नेशनल इनकम को, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम जो करवाएंगे अभी वो है पीवाईक्यूज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार एक नजर देख लीजिए इसको जल्दी से। क्या है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है मतलब नेशनल इनकम, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि एक बार देख लीजिए, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग आज करवाएंगे एमसीक्यूज, है ना। क्या करवाएंगे? एमसीक्यूज। चलो चलो एमसीक्यू करवाते हैं, ओके, क्योंकि हमें जरूरत है एमसीक्यूज के भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, मुझे बस आंसर बताते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। आपको दिख रहा होगा पूरा, है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है? ये वीकली टेस्ट है, हमने बताया था आपको कि वीकली टेस्ट हम लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताइए। ओके, सॉरी, हाँ ये लीजिए, जो हमने करवाए हैं उसी में से अगर कुछ बाहर से आ जाए तो मैं बता दूंगा। पहले ये बताइए, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था? जल्दी से, जल्दी से आ जाइए, आज देखता हूं, टेस्ट लेता हूं आपका। कितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं? ऑप्शन सी 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 सी, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर सी आंसर है तो मैं ऑप्शन में अगर ये लिखूं,
तो अब क्या होगा, अब बताइए, जो आंसर बोल रहे हैं कि सर सी आंसर है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, तो मैंने ठीक है मान लिया 1949 है, अच्छी बात है। तो मुझको बताइए अगर ऐसे ऑप्शन आया 1 जुलाई 1949, 1 जून 1949, 1 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1949, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सब 1949 है। अब मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ओके गुड, 1 जनवरी 1949। चलो ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला गया है, आइए क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी वेर एस्टैब्लिश्ड, ओके आई एम सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ हाँ अब ठीक है। क्या बोल रहा है, रीजनल बैंक आरआरबी वेर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन 69, 75, 82, 91। करेक्ट आंसर क्या होगा? आरआरबी कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? बाकी लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा देखो तो, बाकी भी आंसर देना होगा, कितना पढ़ाई हो रहा है? अच्छा ऐसा है क्या? बाकी लोगों को बोलो ज्वाइन करने के लिए, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए। क्या होगा? बी, ओके 1975, ओके चलो आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, है ना। तो आरआरबी कब हुआ? 1975 में। चलो ठीक है, 69 नहीं होगा क्या? ये ईयर बहुत सुना सुना सा लग रहा है, इसका क्या होगा? मेरे को इतना आता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करो। 69 जो है 1969 ऑप्शन है, ये किस में होगा? ये वाला क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से जल्दी से, ये 69 का क्या होगा आंसर? ये कहां से किस चीज में एसोसिएटेड है, क्या है इसमें, कुछ पता है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ओके। कितने बैंक्स हुए थे नेशनलाइज्ड? हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969? तो यमकेन कार्गा ने बोला है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ओके 14 बैंक्स, वेरी गुड, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, है ना, गुड ठीक है। ओके बाकी भी है हमारा, लेकिन चलो बहुत सारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाना है, पूरा ऑप्शन टेस्ट करवा सकते हैं, है ना, लेकिन क्या होगा कि एक केस एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन कनेक्टेड है, तो अभी नहीं सॉल्व करवाएंगे, है ना। ओके नेक्स्ट, तो नबार्ड वाज स्टैब्लिश्ड इन, बताइए तो नबार्ड कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। नबार्ड वाज स्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से, टाइम नहीं है। 1980 में 6, गुड। बाकी आंसर, बाकी ऑप्शंस, सॉरी मैंने बाकी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं क्या? हाँ ओके ओके ओके, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मतलब आप लोग जो भी हैं वो कह रहे हैं कि 1982 करेक्ट आंसर है, तो चलो मान लेते हैं नबार्ड 1982 में हुआ। मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या था, कोई बता सकता है नबार्ड का फुल फॉर्म? मुझे कोई बता सकता है नबार्ड का फुल फॉर्म? हाँ ठीक है, ठीक है 1982, ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे कोई बता सकता है नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में आए थे। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गुड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है रूरल डेवलपमेंट, चलो हो जाएगा, गुड, वेरी गुड। बाकी सभी ज्वाइन कीजिए जल्दी से, बाकियों को भी बताइए ज्वाइन करने के लिए, है ना।
और और क्या करिए, आंसर्स दीजिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा, कोशिश कीजिए आंसर देने का। चलो, सिडबी मेनली सपोर्ट्स विच सेक्टर? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस। क्या होगा? सिडबी किसमें करता है? ओके, बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलो ठीक है, सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है। अच्छा, सिडबी किसके अंडर में काम करता है? इसका हेड कौन है? सिडबी का हेड कौन है? तो ये बता सकता है सिडबी का हेड कौन है? मुझे बताइए सिडबी का हेड कौन है, जल्दी से। आरबीआई, आरबीआई, गुड। चलो, आरबीआई इज द हेड ऑफ, ओके, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हेड जो है वो सिडबी है। गुड, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन, सिडबी कब बना था? स्टैब्लिश कब हुआ था? सिडबी स्टैब्लिश कब हुआ था? हाँ ठीक है, सिडबी स्टैब्लिश कब हुआ था? ओके, ओके, ठीक है। दो आंसर्स, 3 4 5, हाँ गुड, आ रहे हैं आंसर्स तो बहुत सारे मिले। गुड, 1990 में हुआ था, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेड ऑफिस इसका कहां पर है? इसका हेड ऑफिस कहां पर है? सिडबी का हेड ऑफिस कहां पर है? जल्दी से। गुड, यूपी में है, लखनऊ में है ना? लखनऊ यूपी में है, लखनऊ में है। लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। गुड, वेरी गुड, हाँ गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नंबर 5 में आते हैं। बैंक नेशनलाइजेशन इंडिया फर्स्ट टू प्लेस, इसका तो आंसर पता ही होगा, अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो दूसरे आंसर्स आ जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। बैंक कब नेशनलाइज्ड हुआ था? गुड, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, 1969। आगे बढ़ते हैं, बताओ हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। देखो ये सब क्वेश्चंस हमको पढ़ना पड़ रहा है, अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको, है ना, ये आपके मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये हमने पीवाईक्यूज डाले हैं इसमें। तो हाउ मेनी बैंक्स, कितने बैंक्स थे टोटल? बाकी कहां पर है? बाकियों का आंसर कहां पर है? हम तैयारी करवा रहे हैं आपके एग्जाम्स की, है ना, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। ये आप एग्जाम से पहले, मतलब जब एग्जाम होगा उसके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, नहीं अभी से करवा देंगे, चैप्टर खत्म, पीवाईक्यू स्टार्ट, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा हम तगड़ी एक स्टेप आगे रहेंगे सबसे। हम क्यों पीछे रहे? कंपटीशन का मार्केट है भाई, 192 कट ऑफ आया है सीएसएल में, तो हमको अभी आगे बढ़ना है, इस साल हमको अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है जैसे भी हो। यहां से कर रहे हैं ना, सीएसएम से कितने स्टूडेंट्स लास्ट नॉन मिनिस्ट्रियल में 3 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए, फर्स्ट तो हमारे यहां से है, तो कर रहा है ना, तो आपको करना होगा, तगड़ी मेहनत करनी है। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी, 14। गुड, तो अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाइए भैया फिर। चलो, सीआरआर स्टैंड्स फॉर, आ जाइए, सीआरआर स्टैंड्स फॉर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहे सभी? ए, सीआरआर स्टैंड्स फॉर, ओके, अच्छा, बाकियों का ए है क्या? सच में ए है? सोच लीजिए अभी भी।
ए है ना? चलो ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है? कितना परसेंट है एट प्रेजेंट 2026 में? आरबीआई ने कितना परसेंट बोला है सीआरआर का? सीआरआर कितना परसेंट है? कैश रिजर्व रेशियो कितना है? कितना परसेंट है? कैनली गुड, 3 to 4% है। आपने जो बोला 5.25 ये आपका रेपो रेट है, 3 to 4% है ना? करवाया था, सब करवा के रखा हुआ है। 5.25 नहीं होगा, 5.25 रेपो रेट है। सीआरआर 3 to 4% है। मतलब क्या होता है सीआरआर का? आपको एक कैश रिजर्व रखना पड़ता है ना, गोल्ड, एसएलआर याद है, वो सब रखना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 3 to 4%। फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ओके, कैश रिजर्व रेशियो। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, होता है, गलती यहीं पर ही कीजिए, नेक्स्ट टाइम ये अभी गलती नहीं होगा, इसलिए तो करवा रहे हैं, इसलिए कहा तैयारी एकदम तगड़ी करवाएंगे, है ना? प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से करवाएंगे, इसीलिए हम एमसीक्यू लेके आ गए। इसके बाहर एमसीक्यूज आपको नहीं आएंगे। जितने भी हमने जो भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, उसके बाद आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, उसको रख दीजिएगा, वीडियो है, देखिए, याद रखिए, ठीक है? चलो, एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से, एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, सिस्टम लोन रेट, स्पेशल लोन रेशियो। क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से। चलो, द करेक्ट आंसर इज ए, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ओके, इसका परसेंटेज बोल सकते हैं? इसका परसेंटेज बोल सकते हैं? कोई बता सकता है कोई कितना परसेंट है एसएलआर का? एसएलआर कितना परसेंट है? गुड, 18% है। वेरी गुड, 18% है। वाह, ठीक है, बिल्कुल। क्या है आपको? गोल्ड, ज्यादातर इसमें लैंड प्रॉपर्टीज, है ना, ये रखने होते हैं क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एसएलआर भी रखना होता है आपको। कितना परसेंट? 18%। ठीक है, गुड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, ये आपका मिस हो गया था हमसे, है ना? हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई ये मिस हो गया था। ये मिस हो गया था, शायद मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड। फिर भी आंसर्स आप दे रहे हैं, अच्छी बात। देखो, आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? करेक्ट आंसर इज आपका मुंबई। करेक्ट आंसर इज मुंबई इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट इन इंडिया? चलो, करंट रेपो रेट क्या है? करंट रेपो रेट, गुड। तो आंसर इज 5.25 इज द करेक्ट आंसर। 5.25 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बिल्कुल, 5.25 इज द करेक्ट आंसर, है ना? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 5 अब जो बोल रहे थे 5.25 सीआरआर में, है ना? सीआरआर के क्वेश्चन में बोल रहे थे ये होगा 5.25। करेक्ट आंसर इज 5.25। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप एग्जाम देने जाए, है ना, क्या कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, करंट चेंज होता रहता है। तो अभी तो ये है, ठीक है, 5.25 है। फिर ईयर के एंड में जब भी कोई भी सीएसएल का एग्जाम हो, उससे पहले एक बार करंट अफेयर्स देख लीजिए कि अभी सीआरआर कितना है,
रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ज्यादातर आपको यही पूछेगा, रेपो रेट और आपका ये क्या है, आपका एसएलआर, सीआरआर भी पूछ सकता है, ये सब पूछेगा, है ना। तो ये सब देख के जाइए। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, वो है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। बैंक रेट मतलब जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है ना, आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं बैंक रेट। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। बैंक रेट में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा वाला, बैंक रेट। देखिए, आपको बैंक रेट भी पूछ सकता है, व्हाट इज द करंट बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं, जहां पर आरबीआई लोन देता है, कौन से रेट पे लोन दे रहा है, उसको कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अभी करेंटली 5.55 है परसेंट, 5.55% है। ठीक है, करेंटली कितना है, 5.55% है। ओके, चलो इसको थोड़ा याद रखिए, बाकी सब तो मेंशन्ड ही है। आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट इज ए टूल ऑफ, रेपो रेट क्या है, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो रेपो रेट क्या है, द करेक्ट आंसर इज रेपो रेट इज, आपका क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। अरे रेपो रेट, ये सब जो हम कर रहे हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब कौन सजेस्ट करता है, कौन करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ये सब आरबीआई करता है। तो आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी करना, है ना। फिस्कल पॉलिसी किसका काम है, बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम में आ चुका है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई मॉनेटरी वैल्यू को देखता है। टैक्स वैक्स जो देखता है, जो टैक्स देखता है, टैक्स के बाद कैसे भारत का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, ये सब काम कौन करता है, फिस्कल पॉलिसी में आता है। टैक्स जो है वो इसमें आ जाता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। चलो, रिवर्स रेपो रेट इज द, क्या होगा बताइए, रिवर्स रेपो रेट इज द क्या होगा, बताइए। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई, बड़े ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम बैंक्स, है ना, बोरोस फ्रॉम बैंक। जब आरबीआई को जरूरत पड़े, जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई बैंक को देता है, ये हो गया रेपो रेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आरबीआई बैंक को देगा, आरबीआई बैंक को देगा, आरबीआई बैंक को दे रहा है रेपो रेट, बैंक आरबीआई को दे रहा है, बैंक आरबीआई से ले रहा है पैसे, रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोरोस फ्रॉम बैंक। आरबीआई बोरो कर रहा है, पैसे बोरो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एसएलआर इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, प्रोवाइड मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी आप आंसर कीजिए, प्रोवाइड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, एसएलआर क्या है, 18% गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिकली कैश भी होता है, लेकिन
गोल्ड यहां पर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका जमीन जायदाद ये सब होता है, वो सब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, नीति आयोग, एसबीआई। क्या होगा? कौन फ्रेम करता है? ध्यान से आंसर कीजिए। आरबीआई, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसीज इन इंडिया इज फ्रेम्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, नीति आयोग, एसबीआई। कौन करेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई करता है, बस यही आंसर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर आंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है। एसबीआई तो होगा नहीं, नीति आयोग तो गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये गवर्नमेंट ही नहीं है, ये तो कर भी नहीं सकता। ओके, अच्छा यहां पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ है ना। नेशनल इनकम रेफर्स टू, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम रेफर्स टू, ओके चलो ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है? नेशनल इनकम रेफर्स टू, ऑप्शन, इनकम ऑफ गवर्नमेंट ओनली, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन अ ईयर, या टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम किसे कहते हैं? क्या होगा आंसर? नेशनल इनकम किसे कहते हैं? हाँ वही, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन अ ईयर। एक साल में को कितने गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स, which organization calculates national income in India? क्या होगा बताइए? ओके, द करेक्ट आंसर इज सीएसओ। सीएसओ अभी क्या किस नाम से जाना जाता है? एनएसओ। इसका हेड ऑफिस कहां पर है बताइए? इसका हेड ऑफिस कहां पर है? पहले सीएसओ था, अभी क्या है? एनएसओ है। तो एनएसओ का हेड ऑफिस कहां पर है? एनएसओ का हेड ऑफिस कहां पर है? जल्दी से बताइए। एनएसओ का हेड ऑफिस कहां पर है, मतलब सीएसओ या एनएसओ, हेड ऑफिस कहां पर है इसका? करेक्ट आंसर समीम, गुड। न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, बहुत फालतू का क्वेश्चन है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा?
इसके लिए टाइम ज्यादा नहीं दे सकते। करेक्ट आंसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया, आ गया, जिसका इंतजार था आ गया। बताइए, पर कैपिटा इनकम मींस, पर कैपिटा इनकम मींस, अब भी करवाया। इनकम ऑफ गवर्नमेंट तो वो एनआई हो गया, नेशनल इनकम हो गया ना। वाह, गुड। तो करेक्ट आंसर इज इनकम पर पर्सन, है ना। सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनकम पर पर्सन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। विच सेक्टर contributes the highest to India's GDP currently? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, माइनिंग। ओके, क्या लगता है आपको? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ओके, सर्विसेज ज्यादातर, ओके। हाँ, तो सबसे ज्यादा अभी जो है वो है आपका करीब 55% तो सर्विसेज है। थर्ड सेक्टर टर्सरी सेक्टर है। तो करेक्ट आंसर इसे मैंने बताया था आपको कि सेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर्विस। वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, यू आर पेइंग अस फॉर सर्विसेज, सो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसी के लिए अभी पूरा वर्ल्ड दौड़ रहा है, किसके पीछे? टर्सरी सेक्टर के पीछे। तो करेक्ट आंसर इज सी। हाँ, पहले हम लोग 70% ज्यादा एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे, अभी नहीं है। अभी भी मतलब एग्रीकल्चर तो है, लेकिन हम टोटली इस पे डिपेंडेंट नहीं है, एक वक्त थे पहले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड, ये 19 था, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, जल्दी से फ्लिपकार्ट में याद आया, गुड। चलो क्या होगा, ये तो बहुत इजी सा है। नेशनल इनकम क्या होगा? 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, 5 इयर्स, क्या होगा? सी, करेक्ट आंसर इज सी, गुड। एक साल में लिखा था ना, टाइम 1 ईयर, जीडीपी में लिखवाए थे 4 पॉइंट्स, उसमें टाइम 1 ईयर, गुड, 1 ईयर, हाँ एक साल है। आगे बढ़ते हैं ना, ये हो गया हमारा, शायद इसमें जाना पड़ेगा, हाँ इस साइड, इस साइड जाना पड़ेगा, हाँ चलो। देखो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन आपका, एपीएसबी का पीवाईक्यू आ गया, इंपॉर्टेंट। विच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड? इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सेविंग मेथड। आ गया क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर, टाइम नहीं है, जल्दी आंसर, अभी एकदम गर्मा गर्म, है ना, जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पीवाईक्यू भी है एकदम, बिल्कुल। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड जो भी है ना, ठीक है चलो, प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्शन मेथड व्हाटएवर एक ही है, गुड। सो वैल्यू एडेड मेथड आल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड था, इनकम मेथड भी था, है ना, 3 मेथड थे हमारे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये नहीं है सेविंग्स मेथड, ये सब नहीं है हमारे। क्या सेविंग्स करना, थोड़ी बैंक थोड़ी है बैंक थोड़ी है कि सेविंग्स करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, 21, 20, ये थोड़ा सा ज्यादा, हाँ। विच इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन जीएनपी? क्या बोल रहा है?
बाहर से जीएनपी में इनमें से कौन सा हम ऐड कर सकते हैं? अब्रॉड मतलब बाहर से। अब बाहर से जो है वो तो जीएनपी में ऐड होगा, जीडीपी में तो ऐड होगा नहीं। लेकिन क्या? फॉरेन एड, रेमिटेंसेस एंड इनकम अर्न बाय रेसिडेंट अब्रॉड, इंपोर्ट्स, फॉरेन टूरिस्ट, क्या होगा? एक्सक्यूज मी क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो मैंने क्या बोला, फॉरेन एड तो नहीं होगा, वो तो डोनेशन जैसा कुछ हो गया, वो तो नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। अच्छा, इंपोर्ट्स होगा क्या? इंपोर्ट्स बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे होगा? इंपोर्ट में तो हम बाहर से खरीद रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, हम बाहर से खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं, बाहर पैसा जा रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग, वो यहां खर्चा कर रहे हैं ना, ये तो इंडिया में आ गए। रेमिटेंसेस मतलब बाहर वाला व्यक्ति जो विदेश में है, जो फ्रांस में है, वो यहां पर खर्चा कर रहा है, जो फ्रांस में है यहां पर खर्चा कर रहा है, ठीक है। एंड इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। रेमिटेंस मींस बाहर है वो यहां पर खर्चा कर रहा है, फॉरेन को कोई है मतलब बाहर रहता है और यहां पर खर्चा कर रहा है, इंडिया में खर्चा कर रहा है वो। चलो आ गया फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था पर कैपिटा, मैंने थोड़ा घुमा दिया इस क्वेश्चन को। एपी एसएसबी में इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो हम करवा चुके हैं थोड़ी देर पहले, वो वाला क्वेश्चन दिया था, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। आ गया वो, हाँ। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, नेशनल इनकम पॉपुलेशन, पूरे अगर इंडिया के देखे तो, अगर पूरे भारत का निकालना है तो नेशनल इनकम, पूरे एरिया का निकालना है किसी पर्टिकुलर, तब तो नेशनल इनकम नहीं होगा, है ना। लेकिन पूरे भारत का निकालना है तो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको चेक करना होगा, ठीक है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट है कहां पर है, ये गलत है, एरिया इस एरिया का अगर मैं ईटानगर निकालू, वो सब नहीं होगा। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन में टोटल प्रॉफिट ये बताया था, ये तो नहीं होगा। जीडीपी एरिया नहीं होगा, ये डिवाइड तो था ही नहीं। जीडीपी इंटू पॉपुलेशन ये भी नहीं होगा। नेशनल इनकम, और जीडीपी कहां से आएगा? जीडीपी तो प्रॉफिट मेकिंग, वो तो गुड्स एंड सर्विसेज का है ना, हमारे लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। If population increases faster than national income, per capita income will, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है, नेशनल इनकम से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो पर कैपिटा इनकम का क्या होगा? आज जितना होगा हम लोग करवाएंगे, जितना पेंडिंग रहेगा मंडे को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम विल, पर कैपिटा इनकम का क्या हाल होगा? ये भी आपके क्वेश्चन नहीं है, मैंने डाला है ऐसे पूछने के लिए, थोड़ा सा दिमाग और भी तेज रखेंगे हम लोग, सीजीएल का प्रिपरेशन करेंगे तो बाकी एग्जाम का भी हमारा निकल जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है, नेशनल इनकम से ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होगा? पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा। गुड, सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो क्या होगा? नेशनल इनकम से ज्यादा बढ़ गया है, नेशनल इनकम जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, है ना। विच सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स? चलो, विच सेक्टर्स कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, क्या होगा आंसर? ओके, सेकेंडरी सेक्टर क्या? अच्छा, क्या होता है इसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी आपका
इसमें आपको नहीं आएगा, ये बस ऐसे ऑप्शन में डाला था क्वाटरनरी सेक्टर, ये जरूरत नहीं है। आप बस इन तीनों को याद रखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर आपको फिर भी जानना है तो कभी क्लास में बता देंगे, फिलहाल के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिलोंग्स टू, ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। ट्रांसपोर्ट, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन मतलब वाईफाई, मैंने बताया था ना आपको, तो ये सब क्या है आपके सर्विस है, सर्विसिंग है, तो सर्विस सेक्टर में आएगा, टर्सरी सेक्टर में, है ना। ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा, आई एम सॉरी, इधर उधर हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, द प्राइमरी सेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू, द प्राइमरी सेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू, ऑप्शंस बोला प्राइमरी सेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू, ऑप्शंस मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। क्या होगा बताइए। बिल्कुल, एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी सेक्टर है, ये बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट इस सर्विस सेक्टर में आता है, टर्सरी में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग जो होता है कोयला निकालना, ये सब, है ना। चलो an open economy, an open economy is one in which does not trade with other countries, trades with other countries, produces only, has no government control। क्या होगा आंसर बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, द करेक्ट आंसर इज ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज, क्योंकि ओपन इकोनॉमी है ना, दूसरे से करता है, नहीं करता डज नॉट ट्रेड, ये आपका हो गया ओपन, सॉरी क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये आपका क्लोज्ड इकोनॉमी है, बाकी तो ओपन इकोनॉमी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो इजी है। ओके, लिबरलाइजेशन पॉलिसी प्रोमोट्स क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, नो इकोनॉमी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है मैंने। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ओनली, क्या होगा लिबरलाइजेशन, क्या होगा। अरे भाई एलपीजी मॉडल समझा था ना, तो उसमें मनमोहन सिंह मॉडल ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, हमें इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है, तो क्या करना है, लिबरलाइजेशन, है ना। तो क्या होगा, हम कौन सी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, तो करेक्ट आंसर इज ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़े। Which policy is associated with opening up Indian economy in 1991? Nationalization, liberalization, land reforms, green revolution। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। भाई अभी बात कर रहा था, क्या था, देखो भाई एलपीजी मॉडल था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो होगा ही नहीं, लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं है, नेशनलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन। चलो 31, टोटल 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, जल्दी से
और 10 क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएंगे, 2 मिनट में, बस 2 मिनट वेट करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इंडिया ने कहां से बोरो किया है? जल्दी से, टाइम नहीं है, फटाफट, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से। हाँ करेक्ट, यूएसआर है ना, करेक्ट इज यूएसएसआर, गुड, यूएसएसआर इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड फ्रॉम यूएसआर, रशिया से हुआ था, गुड। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना अच्छे से। Who was the architect of the second 5 year plan? जल्दी से, जल्दी आंसर चाहिए, टाइम नहीं है, टाइम नको, जल्दी जल्दी, फटाफट। क्या होगा? जल्दी जल्दी। देखो द करेक्ट आंसर क्या होगा इज पीसी मोहलनोबिस, सेकंड 5 ईयर प्लान में, है ना। ओके, एक चीज नाम याद रखिएगा अमर्त्य सेन का, इनका नाम याद रखिए, 1998 में इनको भारत का पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। पूरे एशिया में भी शायद नंबर 1 ही है, एशिया में, और इंडिया में भी अमर्त्य सेन को फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ना, अमर्त्य सेन वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन एंड ऑल्सो फर्स्ट एशियन, ऑल्सो एशिया में भी फर्स्ट थे। 1998 में उनको नोबेल मिला था, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए, इनको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अरे, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, 1950, अभी वहां नहीं जाते क्या? आपको ऑप्शन चाहिए क्या? मैं ऑप्शन दे देता हूं यहां पर ही, चलो एक और ऑप्शन देता हूं यहां पर ही, है ना। सी 1952, डी 1955, मुझे बताइए प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आंसर क्या होगा जल्दी? 1950, करेक्ट आंसर 1950। मुझे बताइए अभी इसका क्या नाम है, अभी एट प्रेजेंट करेंट इसका क्या नाम है? जल्दी से जल्दी से, करेंटली इसका क्या नाम है? क्या नाम है? नीति आयोग, गुड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताइए कि ये कब, कौन से ईयर में बना था नीति आयोग? नीति आयोग कौन से ईयर में बना था? ठीक है, कौन से ईयर में बना था बताइए जल्दी से। 2015 में बना था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। हाँ, 1 जनवरी 2015 में, गुड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। The Green Revolution was associated mainly with, बताइए जल्दी से, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? जल्दी से, और 4 क्वेश्चन है, जल्दी से, 4 नहीं 6 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट, हमें जल्दी खत्म करना है, फिर खाना भी खाने जाना है, डिनर, भूख भी लग गया, आज तो चिकन बना है तो और ज्यादा भूख लगा, जल्दी से, सॉरी, जल्दी से। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज थर्ड 5 ईयर प्लान में, है ना, थर्ड है, गुड। आगे बढ़े, थर्ड 5 ईयर प्लान में, Which 5 year plan focused on removal of poverty, गरीबी हटाओ, बताइए जल्दी से। भूल गया। क्या होगा? 3rd, 4th, 5th, 6th, कौन से में होगा? 3rd,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, विच 5 ईयर प्लान बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तीन याद रखने, तीन चीजें। फोर्थ 5 ईयर प्लान ने क्या बोला था, कॉल्ड आउट बोला गया था, इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई इसको, इस प्लान को हमें करना होगा। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये क्या हुआ, इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये फिर नेक्स्ट ईयर में सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में फिर से इसको कंटिन्यू किया गया। क्या, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में नहीं होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा, फिफ्थ में होगा, ठीक है, सिक्स्थ में भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ। क्लास करवाया था, रिकॉर्डिंग वीडियोस देखिए अच्छे से, इसको याद रखिए, ठीक है। आ गया रोलिंग प्लान, देखो रोलिंग प्लान आ गया, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग, क्या होगा रोलिंग प्लान, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा आंसर्स आ गए, जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम नको। और क्या होगा, अच्छा मुझको ईयर बता दीजिए बस, रोलिंग प्लान का ईयर बता दीजिए। मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। ईयर बताइए, ईयर, रोलिंग प्लान का ईयर क्या है, जल्दी से। रोलिंग प्लान का ईयर क्या होगा, जल्दी से बताइए, क्या होगा, क्या होगा, रोलिंग प्लान का ईयर क्या है, तुक्का से क्या होगा, जल्दी से बताइए, रोलिंग प्लान का ईयर क्या होगा, भूल गया क्या, रोलिंग प्लान का ईयर क्या होगा, 1978 टू 1980, 1978 से 1980 रोलिंग प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था 1974 से 79 था, पहला प्लान जो एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया भाई मोरारजी देसाई। 1974 से 75 प्रपोज था, सॉरी 79 प्रपोज था, ठीक है, 1974 से 79 था, लेकिन इसको हटा दिया गया, बोला कि 79 छोड़ो 78 कर दो। तो पहला 5 ईयर प्लान है जो एक साल पहले बंद हो गया था, ठीक है, कौन सा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान एक साल पहले बंद हो गया। उसके बाद आया रोलिंग प्लान 78 टू 80। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं, अभी आज माहौल भी बहुत बढ़िया है ना, आज हमारे यहाँ पर हॉस्टल में चिकन बनता है, 2 दिन बनता है, ट्यूसडे और सैटरडे, तो ज्यादा भूख लगती है तो ऐसे ही बोल दिया था, क्लास तो पहले करवाना है, हमें पढ़ाने का भूख है ज्यादा, ठीक, चिकन तो बनता रहेगा। चिकन तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, जब आपको जॉब मिल जाएगा तब मैं बोलूंगा चिकन खिलाओ मुझको, ठीक है, जब एपीएसबी क्वालिफाई हो जाएंगे तब मैं खिलाऊंगा, आपको पार्टी दूंगा। अरे आपका तो बहुत प्रॉब्लम है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत प्रॉब्लम, बाप रे बाप, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, मैंने पुलिस को ही पहले दौड़ना पड़ता है। यूनिफॉर्म देखने में लगता है बहुत आसान होता है, पर आसान नहीं होता है, खतरा होता है बहुत, पुलिस मतलब डिपार्टमेंट बहुत डेंजर है, इतना काम होता है, सबकी छुट्टी पुलिस काम कर रहा है, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो देख के आपको चौंक गया, अरे आप आ गए क्लास करने बारिश हो रही है अभी, क्या प्रॉब्लम, फिर भी काम बहुत जॉब, क्या करें अभी, है ना। चलिए जल्दी से, नीति आयोग, ये बोलना पड़ता है क्या, नीति आयोग, जल्दी से, और 2 क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन बस, छुट्टी उसके बाद 2 क्वेश्चन। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, है ना, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 में। ओके चलो, हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड इन इंडिया, कितने हैं टोटल, हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स आर कंप्लीटेड इन इंडिया, 10, 11, 12, 13, कितना आंसर होगा बताइए, हाउ मेनी, कितना होगा, कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज, हाँ टोटल 12 है ना, 1951 से स्टार्ट हुआ और 2017 में लास्ट, 1951 में हुआ, 2017 में लास्ट, जो लास्ट था वो 2012 से लेकर 2017 तक था, उसके बाद बंद हो गया, तो टोटल 12 है ना। चलो ओके आगे बढ़ते हैं ना,
Which 5-year plan period was affected by wars and drought leading to plan holiday? जल्दी से, तो प्लान हॉलीडे के बारे में पूछा है। कौन से प्लान हॉलीडे किसमें है? प्लान हॉलीडे किसमें होगा? जल्दी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। प्लान हॉलीडे जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये तो इजी है, गलती क्यों हो रहा है? देखो जल्दी से देखो, 1961 से लेकर 66 में हमारा हुआ थर्ड 5-year प्लान। इस बीच में 2 वॉर हुए, 1962 में इंडो चाइना वॉर जो कि अरुणाचल में हुआ, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर। और इस वजह से इन 2 वॉर का एक रिजल्ट निकला। वो रिजल्ट क्या था आपका? हाँ, रिजल्ट क्या था आपका? क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि भाई बोला गया कि पहले हम इकोनॉमी को हम देखेंगे, फिर बाकी जो 5-year प्लान है बाकी बाद में देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? 19 छोड़ो, यहां से लिखता हूं, 1966 टू 69 ये आपका रोलिंग प्लान का क्या होगा? ईयर है ना। मैंने बोला था आपको 4-5 ही तो ईयर याद रखने हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर इज थर्ड 5-year प्लान। Which 5-year plan period was affected by wars and drought? तो थर्ड 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या ये है? 1966 टू 61 टू 66 हो गया। और अगर आपको पूछे कि भाई रोलिंग प्लान का ईयर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपका आंसर होगा 66 टू 69। ठीक है, ओके चलो लास्ट क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 39 को याद रखिएगा। अरे ये तो बेकार क्वेश्चन है। चलो, Who was the chairman of the National Development Council? जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग चिकन खाने जाएंगे। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एनडीसी का क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे बताइए एनडीसी का ईयर बताइए, एनडीसी का ईयर बताइए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईयर बताइए जल्दी, ईयर बताइए, फिर लास्ट, फिर खत्म। क्या होगा? जल्दी, 2 आंसर मिले, और 3 आंसर, और 4। थ्री एनुअल प्लान? नहीं, एनुअल प्लान 3 हुए थे टोटल। ठीक है, एनुअल टोटल 3 हुए थे, उसमें से एक रोलिंग प्लान है। ठीक है, 1952 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस जो कि हमने कोशिश किया सॉल्व करवाने का, और इसी को अब अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलो, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। खत्म करने से पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम लोग ऐसे ही 7 दिन का पूरा कोर्स करवाएंगे, मतलब क्लासेस करवाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जीके जीएस में जिसको भी जो भी डर है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी आप देख लो। जीके जीएस का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी आप देख लो। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। संडे छुट्टी है। कोई भी प्रॉब्लम हो नेशनल इनकम से रिलेटेड, थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो थोड़ा अलग ही है। नेशनल इनकम नहीं समझ में आया, मुझसे पूछ लेना, मैं फिर समझा दूंगा। तो मंडे को मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ सर।